हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो इस चैप्टर के अगले पार्ट में हम लेकर आए हैं नेपाल और श्रीलंका, मालदीव, भूटान, ये सब देशों के बीच में हमारे कैसे संबंध थे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नेपाल में राजतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक की कहानी। नेपाल में कैसे पहले राजतंत्र था, फिर कैसे वहां लोकतंत्र में बदली, और थोड़ा सा हम विचार करेंगे कि अभी वहां की स्थिति क्या है। तो इससे पहले जो नए हैं इस चैनल पे, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी सहपाठियों के बीच में इसको बताइए और सभी लोग लाभ लीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, नेपाल जो है ना, एक छोटा सा राज्य है जिसकी सीमा बिहार से टच होती है। भारत के बिहार से इसकी टच होती है। तो यहाँ पहले नेपाली कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक स्वतंत्रता की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो वहां स्वतंत्रता की जो लड़ाई हुई, उसके लिए नेपाल की एक पार्टी थी, नेपाली कांग्रेस पार्टी। ये पार्टी 1950 में क्रांति की शुरुआत की थी, और उसी शुरुआत के बाद उसके परिणाम के रूप में ये आया, अलोकप्रिय जो राजा लोग थे उन लोगों का शासन समाप्त हो गया। ये नेपाली कांग्रेस पार्टी ने जो आंदोलन किया उसके तहत। और इस क्रांति में एक राजा थे त्रिभुवन। ये जो 1950 में क्रांति हुई, उस क्रांति को लीड कर रहे थे त्रिभुवन। तो सभी लोगों ने उनको समर्थन दिया और उन्हें राष्ट्रपिता घोषित कर दिया। तो नेपाल के राष्ट्रपिता के रूप में किसे कहा जाता है? त्रिभुवन को। तो वहां पहले राजतंत्र था। तो जो पहले से अलोकप्रिय राजतंत्र चल रहा था, उसको हटा के एक अपने अनुसार से सभी लोगों ने राजा त्रिभुवन को वहां पे समर्थन करके क्रांति में सहयोग किया और राष्ट्रपिता तक मान लिया उसको। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। 1955 में जो राष्ट्रपिता त्रिभुवन थे उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके पुत्र बनते महेंद्र नायक। कौन? त्रिभुवन के पुत्र महेंद्र नायक। ये यहाँ पे कोशिश करते हैं संविधान लागू करने का। तो इन्होंने एक संविधान लागू करके संसदीय शासन प्रणाली अपनाया कि भले राजतंत्र है, यहाँ पे एक संसद रहेगा, सभी प्रतिनिधि रहेंगे सभी क्षेत्रों के, और जो भी निर्णय होगा उस संसद के शासन के प्रणाली के तहत जो उचित होगा उसे लिया जाएगा। और इस संसद का प्रधान कौन होगा? तो संसद का प्रधान होगा जिसको इन्होंने प्रधानमंत्री को सत्ताधारी बनाया। कि संसद के जो प्रधान होंगे वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री। लेकिन राजा की जो स्थिति थी वो प्रभावी स्थिति रही ही रही जैसे पहले थी। भाई हम राजा हैं, हमारे पिताजी पहले शासन किए, अब हम करेंगे। तो स्थिति जो है ना, वो राजाओं की प्रभावी स्थिति बनी रही। फिर समय आता है 1961। वहां ने राजा ने पंचायत व्यवस्था की घोषणा की। कौन? महेंद्र ने। महेंद्र कौन थे? त्रिभुवन के पुत्र थे, जो संसदीय प्रणाली की शुरुआत के थे। तो राजा महेंद्र वहां पे पंचायत व्यवस्था की घोषणा करते हैं, और उन्होंने राजनीतिक दलों को वर्जित कर दिया कि जो भी राजनीतिक दल होंगे वो इसमें भाग नहीं ले। जितने विपक्षी नेता लोग थे उसको बंद कर दिया गया, और जितने भी जरूरत की स्वतंत्रताएं थी उसको भी प्रतिबंधित कर दिया गया। ये सब इनके काल का एक तरीके से जनता के लिए विरोध उत्पन्न किया। जनता लोगों ने इनकी प्रणाली को बहुत विरोध किए। फिर 1962 में एक संविधान बना, और उस संविधान को क्या कहा गया? पंचायत संविधान। उस संविधान को पंचायत संविधान कहा गया, और यही संविधान वहां लागू हुआ, और वहां हिंदू राज्य की स्थापना हुई। और जो सक्रिय शाही नेतृत्व था, दलहीन व्यवस्था, सामाजिक वर्गों के बीच समन्वय और मिश्रित अर्थव्यवस्था की एक मुख्य विशेषता थी। मुख्य विशेषता क्या थी? हिंदू राज्य की स्थापना, जहां पे सभी लोग
एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत कार्य करते थे। तो कह सकते हैं कि नेपाल में कौन सी व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, पहले भी नेपाल जो अतीत में था ना, वो हिंदू राज्य था, और वहां पे सैनिक की मदद से राजा ने अपना राजतंत्र आधुनिक काल में कई वर्षों तक कायम रखे। किसकी मदद से? सैनिक की मदद से। मतलब सैनिक ताकत वहां भी राजा के समर्थन में महत्वपूर्ण योगदान देती थी। लोगों का जो एक लोकतांत्रिक भावना था और आस्थाओं को समय समय पे कुचला गया। मतलब जो लोग सोचते थे कि कैसा होगा हमारा संविधान, कैसे हम चलाएंगे अपने संविधान को, ये सभी को कुचला गया वहां। जब भी जरूरत पड़ी तो सत्तारूढ़ पार्टी, यानी कि जो वहां राजा थे, यानी जो वहां प्रधानमंत्री थे संसदीय दल के, या पंचायती राज व्यवस्था को कहिए, सभी लोगों ने उनके जो भावना को और आस्था को समय समय पे कुचलते रहे। समय आता है 1990। यहाँ राजा को एक बहुत मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के सामने झुकना पड़ जाता है। वहां के लोग लोकतंत्र के समर्थन में एक आंदोलन करते हैं। राजा यहाँ पे झुक जाते हैं और लोकतांत्रिक संविधान को मान लेते हैं। कब? 1990 में। तो क्या यहाँ लोकतंत्र की स्थापना 1990 में हो गई? चलिए इसका जवाब हम आगे देखते हैं। जब ये राजा झुक जाते हैं इनडायरेक्टली, वहां पे जनता जैसा चाहती थी वैसे कार्य प्रारंभ हुए। अब देखिए, बहुत सारे हिस्से ऐसे थे नेपाल के 1990 के दशक में, नेपाली माओवादी ने देश के कई हिस्सों पे कब्जा जमा लिया था। ये माओवादी एक तरीके से हिंसक प्रवृत्ति के कार्यकर्ता लोग थे, कह सकते हैं। माओवादियों का एक गुट था, और ये सब जो है ना, बहुत सारे हिस्सों पे कब्जा कर लिया माओवादी गुट ने, और राजा की सेना और माओवादी गुरिल्ला के बीच हिंसक संबंध। माओवादी गुरिल्ला का मतलब, ये माओवादी गुरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे, और कभी भी गुरिल्ला युद्ध करके जो राजा की सेना होती थी और इसके बीच में संघर्ष चलता ही रहा। और संघर्ष कोई शांति संघर्ष नहीं होता था, ये हिंसक संघर्ष होता था, क्योंकि माओवादी गुरिल्ला जो ग्रुप था, ये हिंसक के लिए जाने जाते थे, हिंसा के लिए। अब फिर कुछ समय के बाद कुछ माओवादी लोग जो थे वो लोकतंत्र समर्थक थे। तो एक माओवादी ग्रुप जो लोकतंत्र समर्थक, दूसरा माओवादी ग्रुप माओवादी गुरिल्ला, और तीसरा राजा की सेना। ये तीनों के बीच में ना संघर्ष चलते रहते थे, त्रिकोणीय संघर्ष चलता रहा। समय आता है 2002। अप्रैल के महीने में संसद को भंग करके लोकतांत्रिक सरकार को गिरा डाला। कौन? जो वहां पे पहले राज कर रहे थे, वहां के राजा, क्योंकि वहां राजतंत्र था। यानी जो लोकतांत्रिक सरकार जो चल रही थी 1990 के दशक से, उसको गिरा डाला। समय आता है 2006। फिर से लोकतंत्र के जो समर्थक लोग थे एक आंदोलन करते हैं, और राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को पुनः स्थापित करने की कोशिश करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं। एक संविधान संविधान सभा का गठन होता है, और नेपाल ने एक अपना संविधान तैयार कर लिया होता है इस समय। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि औपचारिक तौर पे राजा का पद कायम रखना जरूरी है, ताकि नेपाल अपने अतीत से जुड़ा रहे। जब यहाँ अपना संविधान बन गया और डिसाइड ये हुआ कि संविधान के साथ वहां पे शासन चलेगा, लेकिन कुछ जो पुराने लोग जो थे वो अतीत के नाम से, अतीत की बातों को याद करते हुए आलोचना कर रहे थे कि नहीं, जैसे पहले राजा का शासन था नेपाल में, वैसे शासन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि 2006 एक लोकतंत्र व्यवस्था की शुरुआत थी नेपाल में। समय आता है 2008। 2008 में वहां पे एक गणराज्य बना, जो लोकतांत्रिक गणराज्य बना। कब? 2008 में। और ये गणराज्य 2015 में एक नया संविधान बनाया। कौन?
जो 2008 में एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनता है नेपाल, और 2015 में अपना संविधान अपनाया। तो मतलब कहा जाए कि राजशाही शासन कब खत्म हुआ नेपाल में? 2008 में। लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल कब बना? 2008 में। तो जैसे ही राजशाही खत्म हुई 2008 में, तो संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हो गई, एक संघ के रूप में। और संघ के रूप में जहां भी बात ऐसे करें कि संघ के रूप में, जैसे भारत एक संघीय गणराज्य है, तो वहां पे मतलब ये होता है कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार चलाते हैं। मतलब वोटिंग होती है, हम लोग लोगों को चुनते हैं, और वो लोग जाके सरकार चलाते हैं। और संघीय गणराज्य में एक चीज है कि यह बहुदलीय संसदीय प्रणाली है। बहुदलीय संसदीय प्रणाली का मतलब यह है कि जहां पे एक से ज्यादा दल हो और संघ के रूप में कार्य करें। संघ के रूप में मतलब कि क्षेत्रों का एक संघ हो, राज्यों का एक संघ हो, किसी भी रूप में आप इसको समझ सकते हैं। तो ये जो बहुदलीय संसदीय प्रणाली जो अपनाई नेपाल ने 2015 में, और 2008 में हमारा राजशाही खत्म हुआ था वहां, तो उसमें शक्तियों का बंटवारा हुआ। तो जिसमें राष्ट्रपति राज्य प्रमुख और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख, जैसे भारत में भी है। हमारे राष्ट्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। और सरकार का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन इस बीच में ये जो और जो दो लोग थे, गौरेला माओवादी गोरिल्ला और माओवादी लोकतंत्र समर्थक, और भी कुछ अलग अलग दल बने, और भी कुछ कारणों से वहां संस्थागत बदलाव और भ्रष्टाचार जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा था नेपाल, जहां लोग बेहतर और पारदर्शी लोकतंत्र की मांग कर रहे थे कि हमें एक अच्छा लोकतंत्र मिले नेपाल। ठीक है। तो लोकतंत्र की स्थापना एक तरीके से 2015 में हुई, राजशाही का खत्म 2008 में। तो पूर्ण रूप से 2015 में लोकतंत्र की स्थापना वहां हो गई। लोकतंत्र अपनाया कब? 2008 में। संविधान कब बना नेपाल में? 2015 में। ठीक है। तो ये सब दो तीन पॉइंट को आप याद रखें। अब अगर हम बात करें कि भारत और नेपाल के बीच हमारे संबंध कैसे हैं, तो भारत और नेपाल के बीच एक संधि हुई है। उसके संधि के आधार पे क्या है कि हम लोग एक देश के नागरिक दूसरे देश में बिना पासपोर्ट तथा वीजा के आ सकते हैं, जा सकते हैं। मतलब कि अगर हम लोग नेपाल जाना चाहें तो हमें वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं। खास करके अगर बिहार वाले लोग नेपाल जाना चाहें तो कोई मतलब ही नहीं है कि आप बॉर्डर क्रॉस कीजिए, आप नेपाल में। तो अगर हम बात करें चीजों का, तो हमारे ये संबंध तो अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद हमारे कई विभेद भी, लेकिन और भी बहुत सारे विभेद हैं, हम लोग आगे देखें। भारत और नेपाल के बीच में कई विभेद हैं, इसके बावजूद भी हमारे संबंध अच्छे माने जाते हैं। जैसे बात करें तो बिजली उत्पादन, वाटर मैनेजमेंट, ग्रिड, व्यापार के मामले में दोनों मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। तो ये सब है भारत के अच्छे संबंध नेपाल के साथ। अब देखिए प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई। चीन के साथ नेपाल की दोस्ती है, क्योंकि नेपाल चीन के साथ भी बॉर्डर साझा करता है। तो कई बार भारत इस बात को लेकर आपत्ति जताती है कि भाई चीन से आपकी दोस्ती हमारे लिए खतरनाक हो सकती है, और जो जायज भी है, क्योंकि कभी कभी नेपाल चीन के बहकावे में आकर उल्टा फुल्टा बयान भारत के खिलाफ दे देता है। और दोनों में समानता की अगर बात करें और संबंध अच्छे रहना क्यों जरूरी है, नेपाल एक हिंदू राज्य है, भारत में भी हिंदू बहुमूल्य के रूप में है, मतलब बहुसंख्यक के रूप में हिंदू है। मतलब भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन एक बहुलता के आधार पे भारत में हिंदू ज्यादा है। तो इसके कारण भी भारत के अच्छे संबंध है नेपाल के साथ, स्वाभाविक है। भारत ने नेपाल को रास्ते दिए हैं
ताकि वहां के लोग भारत में आके अन्य देशों को जा सकें, क्योंकि नेपाल के उत्तरी छोर पे हिमालय है और नेपाल में हिंदुओं के लिए तीर्थ स्थान भी है। तो बहुत सारे हिंदू भारत के भी वहां यात्रा करते हैं और बहुत सारे नेपाल के हिंदू भारत में भी आते हैं, और दोनों देशों के बीच में हमारा मुक्त रूप से भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब इसके कारण क्या एक और बनता है, माओवादी गुट भारत विरोधी प्रचार कर रहा है। जो माओवादी संगठन है वो भारत के विरोध में लगे रहते हैं हमेशा। उनका कहना क्या है कि भारत एक साम्राज्यवादी देश है जो नेपाल पे अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहता है। उन्होंने काला पानी का विवाद खड़ा किया है। वो नदी भारत में है जिसका बहकर नेपाल में जाता है पानी। तो माओवादी की कुछ सोच है, भारत एक साम्राज्यवादी है तो कहीं भाई हमें अपना उपनिवेश न बना ले। तो इस तरह की बातें माओवादी लोगों का कहना है, माओवादी संगठन का। और कुछ पानी को लेकर के भी विवाद होते रहता है। तो ये सब मुद्दे वहां नेपाल में उठते रहते हैं भारत के खिलाफ। भारत नेपाल में विद्युतीकरण का काम कर रहा है, लेकिन माओवादी इसे क्या समझते हैं कि भारत अपना प्रभुत्व का फैलाव कर रहा है। भारत नेपाल के घरेलू मामले हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है, लेकिन वह अवश्य चाहता है कि नेपाल की सरकार चीन से गुप्त सहायता पाकर विद्रोह करने वाले माओवादियों का दमन करे। इनडायरेक्टली भारत माओवादियों के खिलाफ रहता है। और भारत और नेपाल के बीच में संबंध और भी मामले में अच्छे हो जाते हैं। लगभग 10,000 मेगावाट की बिजली जो है भारत खरीदता है नेपाल से, या इसके लिए बहुत सारे हमारे डील भी हुए हैं नेपाल के साथ। माओवादी क्या है? माओवादी एक राजनीतिक दल होता है, और ये क्या कार्य करते हैं ये देखिए। जो सक्रिय, योजनाबद्ध और सचेत काम करते हैं, और उनकी विशेषता क्या है कि वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को हिंसक तरीके से उखाड़ने और नई समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो जो माओवादी ग्रुप है उनका मेन कार्य होता है कि जो सरकार चल रही है सामाजिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था को हिंसक तरीके से सरकार के विरोध में आकर के एक नई सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश करते हैं हमेशा माओवादी संगठन। ठीक है, तो ये था हमारा भारत और नेपाल के बीच में संबंध, जहाँ पे माओवादियों की वजह से कहीं ना कहीं कुछ संबंध हमारे खराब होते हैं, कभी चीन के बहकावे की वजह से खराब होते हैं। ये जो माओवादियों के प्रमुख होता है माओ, वो दो सूत्रों पे कार्य करते हैं। पहला कि राजनीतिक सत्ता वास्तव में बंदूकों से नहीं जन समर्थन से आती है। दूसरा कि राजनीति बिना रक्तपात के एक शांतिपूर्ण युद्ध है, जबकि युद्ध रक्तपात के साथ राजनीति होती है। मतलब राजनीति एक तरीके से जो बिना रक्तपात के शांतिपूर्ण युद्ध है राजनीति, लेकिन हो क्या रहा है ऐसा कि युद्ध जो है युद्ध रक्तपात के साथ में राजनीति हो रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका दक्षिणी छोर का आखिरी राष्ट्र कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे। दक्षिण का मोती भी कह सकते हैं इसको, दक्षिण पूर्व का, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड के नक्शे में नीचे दिखाई देता है कि नीचे एक लटका हुआ सा एक छोटा सा मोती जैसा देश है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो जब तक श्रीलंका में संविधान लागू नहीं हुआ था तब इससे पहले इसको क्या कहा जाता था, सिलोन। तो श्रीलंका में जैसे अभी हम लोग देखे नेपाल, हम लोग देखे पाकिस्तान, हम लोग देखे बांग्लादेश, इसका मामला अलग। यहाँ पे लोकतंत्र ऊपर नीचे नहीं हो, लोकतंत्र का उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे नस्ली टकराव है। एक सिंहली समूह और एक तमिल समूह, ये दोनों के बीच में तकरार चल रहा है। जो पिछले मतलब कहा जाए तो लगभग 25 वर्षों से बड़े पैमाने पर रक्तपात का कारण बना हुआ है। श्रीलंका की वजह से इंडिया में भी रक्तपात हुए हैं कितने बार।
आजादी 1948 में मिली श्रीलंका को, और उससे पहले किसका शासन था? ब्रिटिश का। 47 में भारत को आजादी मिली, भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश का। जब वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई, उससे पहले सिलोन, जब सिलोन था और जब ब्रिटिश का वहां शासन था, तो अंग्रेजों ने तमिलों को ऊंचे ऊंचे पद दिए थे, जबकि तमिल जो थे जनसंख्या में बहुत कम थे। सिंहली जातियों का वहां पे, सिंहली समुदाय का वहां पे सबसे ज्यादा बहुसंख्या था। तो जैसे ही ये घटना, जब आजादी मिली और आजादी के बाद, जब स्वतंत्रता के बाद, जब वहां पे सत्ता बनने लगी, तो उस समय सत्तारूढ़ लोगों ने एक बेसिक रूप से, जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से वहां पे लोगों को पद देने शुरू किए। तो जो तमिल को अच्छे पद मिलते थे और ज्यादा लाभ मिलते थे, अंग्रेजों के समय वो कम होने लगा। जब आजादी के बाद सिंहली समुदाय का वहां वर्चस्व बन जाता है श्रीलंका में, और सिंहली समुदाय तमिल लोगों के खिलाफ था। अब बहुत सारे भारत को छोड़कर श्रीलंका में जाके बसा हुआ था सिंहली समुदाय। और सिंहली समुदाय जो है ना, ये राष्ट्रवादी श्रीलंका को ही अपना एक देश मानता था, और फिर तमिल के साथ बुरा बर्ताव करने लगा। क्योंकि जब तक ब्रिटिश शासन था, दबदबा रहा तमिलों का, कम संख्या में रहने के बावजूद भी। स्वतंत्रता के बाद दबदबा बढ़ गया सिंहली का। एक वहां संगठन है लिट्टे, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलियम। 1983 के बाद एक उग्र तमिल संगठन, एक बहुत ही उग्र तमिल संगठन है। ये संगठन श्रीलंका की जो सेना है उसके साथ सशस्त्र संघर्ष किया, मतलब अस्त्र शस्त्र के साथ उनके साथ लड़ाई किया, युद्ध किया। कौन? लिट्टे। और तमिल लोग जो श्रीलंका में बसे हुए थे, उनके लिए एक अलग देश की मांग करने लगा। कौन? लिट्टे। तो लिट्टे जो वहां बसा, तमिल लोगों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने लगा, अलग राष्ट्र की मांग करने लगा। और जो श्रीलंका का जो उत्तर पूर्वी हिस्सा था, उसी पे लिट्टे का मेन रूप से कंट्रोल था, उत्तरी पूर्वी हिस्से पे। 1987 में सरकार ने श्रीलंकाई सरकार से समझौता कर लिया। कौन? भारत सरकार ने। कि इन्होंने तमिलों की रक्षा के लिए भारतीय सेना भेजी गई, जो लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गए। सेना कौन भेजा? भारतीयों ने। क्यों? ताकि वहां शांति। लिट्टे खुद भी तमिल के लिए अलग राष्ट्र चाह रहे थे, लेकिन वो आपसी संघर्ष में वहां पे उलझ गई भारतीय सेना, और 89 में अपनी जो भारतीय शांति सेना भेजे थे, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना ही वहां से वापस बुला ली गई। क्योंकि इस बात के आधार पे श्रीलंका इसे अंदरूनी विवाद मानता था कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। और अंततः 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की का निधन तमिल क्षेत्र में हो गया था। उस समय एक प्रचार कर रहे थे 1991 के आसपास तमिल क्षेत्रों में, और कहा यह भी जाता है कि लिट्टे के समूह के लोगों ने ही उनकी निधन के कारण बने, उन्हीं लोगों द्वारा उनका असैसिनेशन हुआ। तो 9000 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ जो शांति सेना जो भेजा भी गया था, राजीव गांधी की ही सरकार में भेजा गया। अगर वहां की आर्थिक स्थिति देखे तो इतने अंदरूनी गृह युद्ध के बाद भी ने श्रीलंका बहुत तेजी से विकास किया है। जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल करने वाला विकासशील देश में ये पहला देश रहा श्रीलंका, जो जनसंख्या वृद्धि पे कंट्रोल कर लिया आजादी के बाद। दक्षिण एशिया के देशों में देखें तो श्रीलंका ने एक अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था, और जीडीपी भी बहुत अच्छी थी।
आजादी के बाद विकासशील देश जो जैसे 1947 में भारत आजाद हुआ, दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे क्षेत्र आजाद हुए। तो ये सब के मामले में श्रीलंका की जीडीपी बहुत अच्छी थी। उदारीकरण का मतलब क्या होता है कि किसी भी देश में नियंत्रण है सरकार का, तो उस नियंत्रण में ढील देना। कंट्रोल अगर सरकार का है तो सरकार उस कंट्रोल को ढील देती है या कम करती है, जिससे क्या होता है ना कि आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे भारत अभी कहे कि कोई भी श्रीलंका वाले आकर के भारत में व्यापार कर सकते हैं, हम उनसे टैक्स नहीं लेंगे, तो भारत ये उदारीकरण की नीति अपनाए। तो ऐसे चीजों को कहा जाता है उदारीकरण। और उदारीकरण में वो सारी क्रियाएं आती है जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाले आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रण सभी को समाप्त किया जाता है। जैसे भारत और नेपाल के बीच में बिना पासपोर्ट वीजा के आने जाने की सुविधा है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक तरीके से दोनों देशों ने अपना उदारीपन दिखाया है, ताकि आम जनता को इससे फायदा मिला। अन्य देशों के साथ तो मेरा नहीं है ऐसा। पाकिस्तान अगर भारत आए, पाकिस्तान का कोई भी नागरिक भारत आएगा तो उसको वीजा पासपोर्ट लेना पड़ेगा, लेकिन नेपाल के साथ हमारे संबंध ऐसे थे। तो उसी तरीके से श्रीलंका ने आर्थिक विकास के लिए उदारीकरण की नीति अपनाई। अब हम थोड़ा सा समझते हैं लिटे क्या है। ये एक संगठन है, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलियम, ठीक है। ये एक राष्ट्रवादी संगठन है और दुनिया के एक मशहूर आतंकवादी उग्रवादी संगठन भी कहा जाता है इसे लिटे को। और इसका कंट्रोल कहाँ है? श्रीलंका के उत्तरी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में लगभग 2 दशकों तक ये एक्टिव रहा लिटे ग्रुप। मई 1976 में वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। लिटे की स्थापना कब हुई थी? 1976 में वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण द्वारा। शांति सेना, अभी हम लोग पढ़े, शांति सेना एक भेजा गया था भारत से, जो बिना कुछ कार्य किए लौट आए। ये गांधी जी के अनुयायियों द्वारा, उनके फॉलोअर द्वारा एक बनाया गया संगठन है शांति सेना, जो अहिंसा के मार्ग पे चलता है। तो श्रीलंका में लगा कि अहिंसा हो रही है दो समुदायों के बीच में, सिंहल और तमिलों के बीच में, तो इन्होंने अपनी सेना यहाँ से भेजी थी शांति सेना, लेकिन शांति सेना भी वहां कंट्रोल नहीं कर पाई। श्रीलंका समझा ये हमारा अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा भारत, तो सेना वापस आ गई। अगर भारत और श्रीलंका के बीच हम अपने संबंध को देखें तो हमारा एक संबंध एक सबसे अच्छा है, कि लगभग बहुत सारी चीजों पे भारत के साथ इसका, श्रीलंका और भारत के साथ मुक्त व्यापार है, मुक्त व्यापार। और क्या है, जब सुनामी में तबाही मची थी तो इसके निपटने के लिए भारत सरकार ने श्रीलंका को बहुत मदद की थी। यानी कि हमारे ये सब अच्छे संबंध के उदाहरण हैं। तो ओवरऑल श्रीलंका के संबंध जो हैं बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहां भी अन्य देशों की नजर रहती है कि द्वीपीय देश है, एक समुद्र के बीच में एक छोटा सा देश है, भारत का करीबी है। अन्य देश की नजर भी श्रीलंका के बहुत सारे पोर्ट पे रहती हैं कि वहां पे हमें मौका मिल जाए तो हम वहां पे रह के भारत पर नजर रख सकें दक्षिणी क्षेत्रों पे। तो ये सब भी एक कारण है जिससे भारत बहुत संचेत रहता है, श्रीलंका को भी ऐसा न करने के लिए सलाह देते रहता है।